मल्टी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है जी परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर क्या होती है, इसका फार्मूला होता है जी पी इज इक्वल टू 1 ओवर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि परचेजिंग पावर होती क्या है। फर्ज करें आपको कुछ सालों का इंडेक्स नंबर दिया गया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2011 का है जी 100, 2012 का 120, 2003 का है जी 140 और यह है 150, और आपसे कहा जाता है कि परचेजिंग पावर निकालें। तो परचेजिंग पावर का फार्मूला क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ इंडेक्स 1 ओवर इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो मतलब 1 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ जाएगा 1.00। और 2002 का जब आप निकालेंगे 1 ओवर इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो हम कर लेते हैं जी 1 ओवर 120 मल्टीप्लाई बाय 100, 0.8333। ठीक है जी, ये 3333 चलता आ रहा है। ओके, 2003 का निकालेंगे तो 1 ओवर इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो कर लेते हैं जी 100 डिवाइडेड बाय 140, तो 0.7142। इस तरह से 2004 का निकालना हो तो 1 ओवर 150 मल्टीप्लाई बाय 100, या 100 ओवर 150 भी लिख सकते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 150, 0.666667। ठीक है, ये परचेजिंग पावर है। अब अगला पॉइंट ये है कि परचेजिंग पावर होती क्या है। अब हम देख लेते हैं। परचेजिंग पावर का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ मनी, 1 रुपये की कीमत, कदर। मतलब अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो वैल्यू ऑफ मनी, 1 रुपये की बाइंग पावर जो है वो कम हो जाएगी। ये पॉइंट है परचेजिंग पावर का। अब देखें 2001 में आपका इंडेक्स 100 था। इंडेक्स 100 होने का मतलब यह है कोई महंगाई नहीं थी, तो उस वक्त 1 रुपये की कीमत 1 रुपये के बराबर थी। ठीक है जी। 2002 में जब आपका इंडेक्स हुआ 120, मतलब 20% महंगाई हुई, तो आपके 1 रुपये की वैल्यू डाउन होकर 83 पैसे हो गई। फिर 2003 में महंगाई मजीद बढ़ी, 140 पे चली गई, मतलब टोटल 40% महंगाई हुई एज कम्पेयर टू 2001। तो उस वक्त आपके 1 रुपये की कीमत मजीद गिर के 71 पैसे रह गई। जब महंगाई मजीद हुई 150 पे चली गई, तो आपकी जो क्या कहते हैं परचेजिंग पावर है, 1 रुपये की कीमत 66 पैसे के बराबर आ गई। ये है मतलब परचेजिंग पावर का, ये आपने याद रखनी है। अच्छा जी, इसका यूज़ क्या हो सकता है परचेजिंग पावर का, अब ये समझ लेते हैं। एक पर्सन की जो सैलरी है आपको वो बताई जाती है, ये यूज़ की बात करें परचेजिंग पावर की। फर्ज करिए एक बंदा है, 2001 में जब महंगाई कोई नहीं थी क्योंकि इंडेक्स 100 था, उस वक्त तो 10,000 रुपया सैलरी लेता था। 2002 में जब महंगाई हुई उसके सैलरी में भी इजाफा हुआ, लेकिन सैलरी में इजाफा हुआ 1,000 रुपया। 2003 में मजीद महंगाई हुई, उस वक्त उसने सैलरी में मजीद इजाफा किया या मांगा, तो उस वक्त उसकी सैलरी में 2,000 का इंक्रीमेंट लगा, टोटल सैलरी होगी 13,000। 2004 में मजीद महंगाई हुई, उसने मजीद कहा कि भी मेरी सैलरी में इजाफा करें, और उसकी सैलरी होगी 14,000। अब हमने देखना यह है कि सैलरी में तो इजाफा हुआ, क्या सैलरी में इजाफा उसकी महंगाई जो चल रही है इकोनॉमी में उसके हिसाब से हुआ या नहीं। सादा अल्फाज में हम फाइंड करना चाहते हैं उसकी हकीकत में सैलरी क्या है, रियल सैलरी। हम रियल सैलरी फाइंड करना चाहते हैं। तो रियल सैलरी याद रखिएगा निकल सकती है, जो सैलरी आपको गिवन है उसको हम कहते हैं नॉमिनल सैलरी। नॉमिनल सैलरी जो बाय नेम हमें नजर आ रही है, ज़ाहिरी तौर पे हमें जो नजर आ रही है। और रियल सैलरी जो होती है वो बेसिकली होती है हकीकत में 1 रुपये की पावर के साथ मैच करने वाली सैलरी। तो उसका फार्मूला होता है जी नॉमिनल सैलरी, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई बाय परचेजिंग पावर। मतलब सैलरी को परचेजिंग पावर से मल्टीप्लाई कर दे तो आपकी रियल सैलरी आ जाएगी। अच्छा जी, तो सैलरी है 10,000, परचेजिंग पावर है 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10,000। क्या मतलब हुआ कि 2001 में जो आपकी नॉमिनल सैलरी है वही आपकी रियल सैलरी है। क्यों? क्योंकि कोई महंगाई नहीं हो रही थी, तो 10,000 जो नजर आ रहा था हकीकत में भी 10,000 ही था। 2002 में महंगाई हुई लेकिन सारी सैलरी में इजाफा भी हुआ, लेकिन हकीकत में सैलरी कैसे निकलेगी, उस गिवन सैलरी को परचेजिंग पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 11,000 इंटू 0.833333, मतलब मैक्सिमम एक्यूरेट, तो आंसर आ जाएगा 9167 उसकी बनती है जी रियल सैलरी। तो हमें नजर ये आ रहा है कि 1,000 रुपये का इंक्रीमेंट लगा है, लेकिन हकीकत में वैल्यू डाउन हो गई है, 10,000 से वो बंदा नीचे चला गया है क्योंकि महंगाई हो गई है। मतलब 9,167 पे उसकी सैलरी आ गई है। अच्छा जी, अब अगले साल देखते हैं। जाहिर तौर पे नजर आ रहा है जैसे 13,000 रुपये सैलरी है, लेकिन जब हकीकत में सैलरी निकालेंगे तो 13,000 को परचेजिंग पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 13,000 इंटू 0.7142, तो आती है जी 9284.6। अगर राउंड ऑफ कर ले तो 9285 रुपीज़ बनती है। ठीक है जी। तो थोड़ा सा इजाफा हुआ है, मतलब 9167 पिछले साल था, इस साल थोड़ा सा कुछ रुपयों का इजाफा हुआ है, शायद 100 कुछ रुपये बनते हैं जो इजाफा हुआ है, लेकिन बहरहाल पिछले साल की निस्बत अभी भी वो नीचे ही है। अच्छा जी, अगले साल मजीद इंक्रीमेंट लगा है, 14,000 हो गया है, लेकिन जो इन्फ्लेशन वो भी साथ उसने रुपये की करेंसी को डाउन किया हुआ है। देखते हैं जी हकीकत में कितनी सैलरी बनती है। 14,000 इंटू 0.6667, तो 9,333, तो 9,333 उसकी वैल्यू बनती है। ठीक हो गया जी। तो अब आप देख लें कि ये बंदा सबसे ज़्यादा खुशहाल हकीकत में उस वक्त था जब उसकी सैलरी सबसे कम थी और महंगाई नहीं थी। महंगाई होती गई, सैलरी में इजाफा होता गया, लेकिन ये बंदा एक्स्ट्रा सैलरी के बावजूद उस साल की तरह खुशहाल नहीं था जो वो पहले साल था।
ठीक है जी। मतलब सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट, अगर हैप्पीएस्ट पर्सन के हिसाब से कैटेगरी बनाई जाए तो पहला साल 2001 जो था ना वो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे वो खुशहाल जो था वो 2004 में था, तीसरे नंबर पे वो खुशहाल 2003 में था और सबसे कम खुशहाल वो 2002 में था। ये उसका एक सीक्वेंस बनता है। क्यों? सबसे ज़्यादा सैलरी हकीकत में पहले साल है, दूसरे नंबर पे उसकी सैलरी चौथे साल है, तीसरे नंबर पे सैलरी तीसरे साल है और सबसे कम सैलरी उसकी दूसरे साल पे बनती है। ठीक है जी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हकीकत में उसकी सैलरी किस साल में ज़्यादा थी, किस साल में कम थी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है जो कि हमने देखना है, वो हमसे ये कह सकता है कैलकुलेट हिज डिजायर्ड सैलरी इन 2004 फॉर विच ही कैन एंजॉय सेम परचेजिंग पावर एज इन 2001। वो कहता है ये सैलरी तो उसको मिल रही है ना गवर्नमेंट की तरफ से, या जहाँ पे वो काम कर रहा है 14,000 रुपये सैलरी तो उसको दी जा रही है। कहता है बताएं यहाँ पे उसकी क्या सैलरी होनी चाहिए थी कि वो महंगाई का उस पर असर ना होता। वो जितना खुशहाल 2001 में है उतना ही खुशहाल 2004 में होना चाहिए। तो बताएं यहाँ पे 2004 में उसकी जो 14,000 की सैलरी है उसकी बजाय क्या सैलरी होती कि 2001 और 2004 में उसको कोई फर्क फील ना होता। सादे अल्फाज में रियल सैलरी उसकी 2001 में 10,000 थी तो यहाँ पे भी 10,000 आंसर आना चाहिए। ठीक है, वो ये बात कर रहा है। तो इसका फार्मूला आपने याद रखना है कि डिजायर्ड सैलरी इन 2004 का फार्मूला है कि भाई सैलरी जिस साल के साथ कंपेयर करना है उस साल की सैलरी लेंगे, सैलरी ऑफ 2001 डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ 2001 मल्टीप्लाइड बाय इंडेक्स ऑफ डिजायर्ड ईयर 2004। ये आपने फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला है, इसको अच्छी तरह से नोट कर लें कि जब भी डिजायर्ड सैलरी फाइंड करनी है उसका फार्मूला यही है कि जिस साल के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं उस साल की सैलरी को पकड़ें, उसी साल के इंडेक्स से डिवाइड करें और जिस साल की डिजायर्ड सैलरी फाइंड करनी है उस साल के इंडेक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखते हैं 2001 की सैलरी थी 10,000, वो पकड़ेंगे डिवाइडेड बाय 2001 का इंडेक्स वो था 100 पे डिवाइड कर देंगे इनटू 2004 का इंडेक्स क्या है 150, तो 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिजायर्ड सैलरी आ जाएगी। तो देख लेते हैं जी 10,000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 150 तो याद आएगी 15,000। मतलब अगर उसको गवर्नमेंट की तरफ से 14,000 की बजाय 15,000 सैलरी मिल रही होती तो उसकी यहाँ पे भी रियल इनकम 10,000 होती, यहाँ पे भी रियल इनकम 10,000 होती। अब हम चेक कर लेते हैं क्या वाकई ऐसी बात है। ठीक है जी। फर्स्ट अगर 14,000 की बजाय 15,000 होती तो 15,000 को मल्टीप्लाई करते हैं परचेजिंग पावर के साथ, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 0.666667। तो आप देखिए जरा गौर से 10,000 ही आंसर आना था, मतलब 9,333 की बजाय 10,000 ही आंसर आना था, तो उतना ही खुशहाल होना था जितना वो पहले साल में होना था। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और सवाल भी एक और तरीके से भी आंसर निकल सकता था, वो फार्मूला क्या है वो भी देख लीजिएगा। डिजायर्ड सैलरी इन 2004 इज इक्वल टू रियल सैलरी ऑफ 2001 डिवाइडेड बाय परचेजिंग पावर इन 2004। ये फार्मूला भी हो सकता है। ठीक है जी, ये फार्मूला भी हो सकता है, इस तरीके से भी आंसर निकाल लेते हैं। तो रियल सैलरी 2001 की है 10,000 और परचेजिंग पावर 2004 की है 0.666667, 0.666667। जितना आप ज़्यादा फ्रैक्शन लेंगे उतना आपका एक्यूरेट आंसर आएगा, क्योंकि वो फ्रैक्शन इन्फिनिट तक जा रही थी। नहीं जी, 10,000 डिवाइडेड बाय 0.666667 तो आंसर आता है 1499.999। तो मतलब सरल अल्फाज में 15,000 ही आंसर आ रहा है। ठीक है जी। तो ये भी तरीका है डिजायर्ड सैलरी निकालने का। एक और फार्मूला भी है डिजायर्ड सैलरी निकालने का, वो है तब रियल सैलरी 2001 की रियल सैलरी की बजाय अगर आप सैलरी लें 2001 की उसको मल्टीप्लाई कर दें परचेजिंग पावर 2001 और डिवाइड कर दें परचेजिंग पावर 2004 से, 2004 की डिजायर्ड सैलरी आ जाएगी। ठीक है, ये फार्मूला भी बन सकता है। अब देखें सैलरी अब 2001 को अगर हम परचेजिंग पावर 2001 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो सादा अल्फाज में रियल सैलरी ही आ जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि डिजायर्ड सैलरी अगर निकालनी हो तो उसका तरीका क्या है। आप मतलब क्वेश्चन अगर ये आ जाए कैलकुलेट डिजायर्ड सैलरी इन 2004 हैविंग सेम परचेजिंग पावर एज इन 2002, तो इस फार्मूले के मुताबिक डिजायर्ड सैलरी ऑफ 2004 इज इक्वल टू सैलरी इन 2002 डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ 2002 मल्टीप्लाइड बाय इंडेक्स ऑफ 2004। ये फार्मूला बनता है। सबसे आसान फार्मूला वैसे यही है, ये याद रखें बेहतर है हर। अच्छा जी, वो कहता है 2004 की सैलरी फाइंड करें जिसकी परचेजिंग पावर 2002 के बराबर। ठीक है जी, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब 2002 की सैलरी हमें लेनी है जो कि है 11,000 और 2002 का इंडेक्स है 120 और 2004 का इंडेक्स है 150। यही वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है जी, 2002 की सैलरी है 11,000, 2002 का इंडेक्स है 120 और 2004 का इंडेक्स है 150। ये वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास डिजायर्ड सैलरी आ जाएगी 2004 की। तो 11,000 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 150 तो 13750। मतलब अगर आपकी यहाँ पे 13750 सैलरी होगी तो आपकी डिजायर्ड सैलरी वही आएगी जो 2002 की आ रही थी। चेक कर लेते हैं
कैसे चेक करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, आंसर ये आना चाहिए। सॉरी 2002 का आंसर क्या था वो मिट गया यहाँ पे, वो था जी 9167। अब 2004 की डिजायर्ड सैलरी 2002 के बराबर होनी चाहिए, इसका मतलब है 2004 की रियल सैलरी 2002 के बराबर होनी चाहिए। तो देखते हैं जी 13750 अगर हमारी डिजायर्ड सैलरी हो उसको परचेजिंग पावर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ये आना चाहिए। तो 13750 मल्टीप्लाइड बाय 0.666667 तो 9167, बिल्कुल अब वही आंसर आ रहा है जो हमारा आंसर आना चाहिए। रियल सैलरी उस